हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ये प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री, जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी, यानी यूनिट 1। आज हम करेंगे यूनिट 2, फ्रांसीसी क्रांति में जेंडर, जेंडर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंट्रोडक्शन है। इस इकाई में हम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो महिलाओं की स्थिति थी, उनके एक्सपीरियंस, उनके प्रयोग जो किए गए थे, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को विस्तार देने में फ्रांसीसी क्रांति की सफलता को फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को विस्तार दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रांसीसी क्रांति। संदर्भ: दुनिया के विभिन्न हिस्सों की तरह फ्रांस में महिलाओं का जीवन उनकी पारिवारिक स्थिति और जिम्मेदारियों से तय होता था। फ्रांस में भी जैसे कि विभिन्न देशों में होता था, वैसे ही फ्रांस में भी महिलाओं का जो जीवन था, उनकी पारिवारिक स्थिति और उनकी जो परिवार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी हैं, उस पर तय होता था। एक औरत को अच्छा या बुरा जब माना जाता था, ये उस पर निर्भर करता था कि वो औरत अच्छी है या बुरी है, कि वो अपनी पत्नीव्रता धर्म या अपनी माँ की भूमिका किस अकॉर्डिंग निभा रही है। अगर वो माँ की भूमिका और पत्नी की भूमिका निभाने में सफल है तो वो अच्छी है, अगर उसमें निभाने में सफल नहीं है तो उस महिला को बुरा माना जाता था। इस पृष्ठभूमि में रूसो और वोल्टेयर के विचारों ने पुरुषों और महिलाओं को प्रेरित किया है। समाज में जो स्थिति स्थापित थी, उस पर सवाल उठाने और चुनौतियां देने का आह्वान किया गया। बेशक किन परिवर्तनों को लाना है और उन्हें कैसे लागू करना है, इस पर विचारधारा भिन्न थी। बेशक के परिवर्तन लाने हैं, कौन कौन से चेंजेस लाने हैं और उनको किस अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा, इन पर जो विचारधाराएं थी वो डिफरेंट थी सबकी, और कई विरोधाभास भी थे, यानी कि कोई इनके खिलाफ भी था। रेनेट ब्राइट डेंथल और क्लौडियो कुंज विभिन्न बिंदुओं से देखकर यह तर्क देते हैं कि पुनर्जागरण और सुधार परिवर्तन के दौरान आर्थिक, कानूनी, धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं को ऐसी सार्वजनिक भूमिकाओं में धकेल दिया गया जिनकी प्राकृतिक, पारिवारिक, निजी और शक्तिहीन थी। पुनर्जागरण और सुधार परिवर्तन यानी इम्प्रूवमेंट चेंजेस जो हुए, उसके दौरान आर्थिक, कानूनी, धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं को एक ऐसी सार्वजनिक भूमिका में धकेल दिया गया जिनकी प्राकृतिक, पारिवारिक, निजी और शक्तिहीन थी। जिनकी प्राकृतिक तो थी, वो पारिवारिक थी, निजी और शक्तिहीन थी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। मध्य युगीन काल में घरेलू, कस्टम के कानून और मठवासी संस्थानों ने महिला को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अधिक शक्ति और समानता दी। यहाँ महिलाओं के अनुभवों का स्पष्ट उदाहरण, और ये महिलाओं के अनुभवों का, उनके एक्सपीरियंस का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो कि पारंपरिक धाराओं के विपरीत था, जो कि पारंपरिक जो धाराएं थी उनके बिल्कुल अपोजिट था, जिसे केली कडोल के शिक्षक क्या महिलाओं के पास एक पुनर्जागरण है ने उजागर किया था। ब्राइट डेंथल और कुनज 1977 में। सेकंड पॉइंट आता है फ्रांसीसी क्रांति में शैलों की भूमिका। पेरिस उच्च समाज के शाम के समारोह को शैल के रूप में जाना जाता है, जहां शिक्षा, संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नए विचारों पर चर्चा की जाती है। और यह समारोह क्रांति से पहले अस्तित्व में थे, और ये जो समारोह थे वो क्रांति से पहले ही अस्तित्व में थे, और वे अक्सर फ्रांसीसी समाज में प्रतिष्ठिता पुरुषों की अमीर और मजाकिया पत्नियों द्वारा आयोजित किए जाते थे। और ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते थे? पुरुषों की अमीर पत्नियां और मजाकिया पत्नियों के द्वारा आयोजित किए जाते थे। इन महिलाओं को फ्रांसीसी समाज में सैलोनी आरिस के रूप में संबोधित किया जाता था, और इनको किस रूप में? सैलोनी आरिस के रूप में संबोधित किया जाता था, जिनके पास राजनीतिक और कूटनीति के क्षेत्र में असीम शक्ति थी, सैलोनी आरिस या तो फ्रांसीसी मंत्रियों या अभिजात वर्ग की बेटियां और पत्नियां थीं।
कौन थी? फ्रांसीसी मंत्रियों या अभिजात वर्ग की बेटियां और पत्नियां थीं। वे व्यापक शिक्षा से साथ बड़ी हुई थी और वो व्यापक शिक्षा के साथ ही बड़ी हुई थी। उन्होंने कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, परंतु ज़्यादातर उन्हें भूमिका को लेकर आज भी बहस होती है। ज़्यादातर उनकी भूमिका को लेकर आज भी बहस होती थी। उन्होंने व्यापक शिक्षा के साथ बड़ी हुई थी। उन्होंने कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया था, परंतु ज़्यादातर उन्हें बौद्धिक रूप से पुरुषों के बराबरी में माना जाता था और ज़्यादातर उनको पुरुषों के रूप में बराबरी के रूप में देखा जाता था। बौद्धिक यानी कि ज़्यादा इंटेलिजेंट रूप से पुरुषों की बराबरी में माना जाता था। शैलोक के सच्चे चरित्र और इतिहास में उसकी भूमिका को लेकर आज भी बहस होती है और सच्चे चरित्र और इतिहास में उनकी भूमिका को लेकर आज भी बहस होती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि शैलो महिलाओं को प्रभावशाली पुरुषों के साथ एक मंच प्रदान करता था, जहां वे घरेलू क्षेत्र से बाहर अपना प्रभाव दिखा सकती थी। जहां पर वे अपने घरेलू क्षेत्र से छोड़कर मतलब घर से बाहर निकलकर अपना प्रभाव दिखा सकती थी। क्रांति के प्रारंभिक और आदर्शवादी दिनों में समानता का विचार लागू किया गया था और क्रांति के शुरुआती और आदर्शवादी दिनों में समानता का विचार सैद्धांतिक रूप से महिलाओं और फ्रांसीसी उपनिवेशिक क्षेत्र में मुख्य भूमि में दासों के लिए लागू किया गया था। हालांकि जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी और कुलीन, पदरी और बुर्जुआ के तीन मुख्य वर्गों के बीच संघर्ष तेज हो गया, कई शुरुआती समतावादी उत्साह गायब हो गए। इससे हाशिए पर जो रहने वाले थे वो बेदखल समूह में नाराज हो गए और नारीवाद शब्द का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी समाजवादी चार्ल्स फोरियर ने तर्क दिया कि महिलाओं की स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रगति की सीमा तय की है। उन्होंने ये तर्क दिया कि महिलाओं की स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रगति की सीमा तय की है। इस तरह फ्रांसीसी समाजवादी सेंट साइमन ने प्रगति को महिला मसीहा के साथ जोड़कर देखा। वे एक महिला मसीहा की तलाश में मिस्र पहुंची। उन्होंने यह सवाल उठाया, नए मूल्यों को एक नई नैतिक दुनिया बनाने के साधन के रूप में कैसे विकसित किया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि नए मूल्यों को एक नई तकनीकी दुनिया बनाने के साधन के रूप में कैसे विकसित किया गया। उन्होंने साफ किया कि महिलाएं बेहतर दुनिया के लिए बदलाव के एजेंट होंगी और उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो एक बेहतर दुनिया के लिए जो बदलाव होंगे उसके लिए एक एजेंट के रूप में होंगी, 1834 में पुरुषों आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के पूरक होंगे और फ्रांस में फ्लोरा क्रिस्टन ने 1843 में कामकाजी वर्ग की महिलाओं की मुक्ति लिखा। उन्होंने कामकाजी वर्ग की महिलाओं की विशेष स्थिति को संबोधित किया और उन्होंने कामकाजी जो महिलाएं थी उनकी विशेष स्थिति को संबोधित किया। वह चार्ल्स फोरियर के विचारों से प्रेरित थी और वे चार्ल्स फोरियर के जो विचार थे उनसे भी प्रेरित थी। उन्होंने महिलाओं के तलाक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और सवाल किया कि लड़कियों को दास की तरह पत्नियां बनाने के लिए समाजीकृत क्यों किया जाता है। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति में पुरुषों ने अधिकारों का दावा किया था, लेकिन और उनसे कहा गया कि मजदूर वर्ग को खुद को मुक्ति दिलानी होगी। जो मजदूर वर्ग है उसको खुद को मुक्ति दिलानी होगी। पुरुषों के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी एकजुटता के दरारें दिखानी शुरू कर दी। जो पुरुषों का नेतृत्व था क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी जो उनकी पुरुषों की एकजुटता थी उसमें दरारें आनी शुरू हो गई थी। उदारवादी गिरोटेनिस के सदस्य एक संवैधानिक राजशाही के लिए खड़े थे, जबकि कट्टरपंथी जोकोबिन्स के सदस्य कुलीन
विशेष अधिकारों के खिलाफ खड़े थे। एक तो उसके साथ खड़े थे और एक उनके विरुद्ध। उन्होंने अपनी बैठकें आयोजित करना जारी रखा और जो बर्जुआ महिलाएं थी और सर्वहारा महिलाओं की चिंताओं के बीच विभाजन थे। गरीब पेरिस महिलाओं को आर्थिक स्थिति और बढ़ते अनाज की कीमतों की चिंता थी। उनको क्या की थी? गरीबी की और जो बढ़ते अनाज की जो कीमतें बढ़ रही थी उनकी चिंता थी। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाओं ने संस्थागत सुधारों की मांग की और जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी और जो मध्य वर्ग की महिलाएं थी उन्होंने संस्थागत सुधारों की मांग की, जैसे महिलाओं को अपना राजनीतिक क्लब स्थापित करने का अधिकार। सैलोनियरिस के पास समय और धन दोनों ही थे अपनी लेखन और अपने चित्रों के माध्यम से अपनी राय को रिकॉर्ड करने के लिए। कट्टरपंथी क्रांतिकारी महिलाओं की आवाज़ केवल मौखिक शब्दों से ही फैली थी और कट्टरपंथी क्रांतिकारी जो महिलाएं थी उनकी आवाज़ केवल मौखिक शब्दों के से ही फैली थी। क्रांति की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक सोफी डी कोंडेरासेट थी। उन्होंने अपने पति मार्किस डी के साथ फ्रांस में महिलाओं के पूर्ण मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई। वे एक पेशेवर अनुवादक और विद्वान भी थीं, जिन्होंने थॉमस पाइन और एडम स्मिथ की रचनाओं का अध्ययन और अनुवाद किया। इस तरह अभिजात वर्ग में प्रभावशाली सोनिया जर्मन डी स्टेल थीं। वह प्रसिद्ध और बहुत प्रिय वित्तीय मंत्री जैक्स नेकर डी स्टेल की बेटी थीं। उन्होंने समाज में एक विशेष लाभप्रद स्थिति का आनंद लिया और अपने इस स्थिति का प्रयोग उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को आगे करने के लिए किया। उन्होंने इसका उपयोग के लिए महिलाओं के अधिकारों को आगे करने के लिए किया। अपने करिश्मे और प्रतिभा के लिए उन दिनों के महान विचारकों द्वारा उनका सम्मान किया गया था। उन्होंने कई विदेशी और उनके जो शैलों ने नियमित रूप से उदारवादी कुलीन और पत्नी और मालिकाना जो थे उनको एक साथ किया गया। और उनका यह रात्रि भोज में थॉमस जेफरसन, लॉफलेट, थॉमस पाइन और गवर्नर मॉरिस उनके यहाँ रात्रि भोजन में थॉमस जेफरसन, लॉफलेट, थॉमस पाइन और गवर्नर मॉरिस शामिल होते थे। कुछ सूचनाएं पुस्तकालय के पांडुलिपि प्रभाग में गवर्नर मॉरिस पेपर्स और मॉरिस की पुस्तक फ्रेंच क्रांति की एक डायरी के रूप में संग्रहित है। यह पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति के साथ शैलों में बीते समय का बहुत ही सुंदर चित्रण करती है। इन शैलों की चर्चाओं ने लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया और राजनीतिक राय को बदल दिया। इन्होंने लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया और राजनीतिक जो राय थी, पॉलिटिकल राय थी, उनको भी बदल दिया। डी स्टेल राजनीतिक रूप से एक मध्यवर्गीय थे और डी स्टेल जो थे वो राजनीतिक रूप से एक मध्यवर्गीय थे। अपनी माँ के शैलों में डिडेरोत और वोल्टेयर जैसे विद्वानों की चर्चा को अनुभव करने से स्टेल में चुनौती देने की क्षमता विकसित हो गई। उनमें चुनौती देने की क्षमता विकसित हो गई और वे किसी भी राजनीतिक अनुयायी के प्रभावी पुरुषों को चुनौती दे सकती थी, क्योंकि यह महिलाओं को उनके अपने घर के प्राकृतिक क्षेत्र छोड़ राजनीतिक और सार्वजनिक बहस की बाहरी दुनिया के साथ शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। डी स्टेल की बौद्धिक जिज्ञासा के कारण उसने रूसो पर लिखा और इसे पाठकों ने बहुत सराहा। उन्होंने रूसो पर लिखा और इसे जो लिखा उन्होंने उसको पाठकों द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा गया। जबकि महिलाओं को मतदान या पद धारण करने की अनुमति नहीं थी पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। वह एक नियमित आधार पर नेशनल असेंबली में बहस में भाग ले सकती थी और उनके कई प्रतिनिधियों के साथ दोस्ताना संबंध थे और उनके जो कई प्रतिनिधि थे उनके साथ भी फ्रेंडशिप वाले रिलेशन थे। क्रांतिकारी राजनीतिक में एक
और महिला मैडम रोलैंड थी, वह उदारवादी राजनीतिक विचारों की महिला थी। और वह कौन थी? उदारवादी राजनीतिक विचारों की महिला थी। हालांकि वह अप्रत्याशित रूप से अपने आसपास पारंपरिक पुरुषों को उकसाने में दृढ़ और प्रशिक्षित थी। वह एक स्मार्ट महिला थी और वह एक इंटेलिजेंट यानी स्मार्ट महिला थी जो क्रांतिकारियों के विचारों और कार्यों में सच्चाई से विश्वास करती थी। जो कि क्रांतिकारियों और विचारों और कार्यों में सच्चाई में विश्वास, हालांकि जो उनके तरीके थे उसके कारण उन्हें एक दुश्मन के रूप में उनकी गिरफ्तारी और फांसी का भी कारण बनी। 1789 से 1870 तक का फ्रांस और 1870 के बाद फ्रांस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लेंथी ना हो। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।